देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। वाह 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 वाह। अहद हाजिर में बेबाक लहजे का दूसरा नाम है जनाब संपत सरल। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं जनाब संपत सरल। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। जी आप धीरे बोलो, मुझे यूं लग रहा है जैसे पुतिन यूक्रेन को धमका रहा है। लेकिन धमकी की भाषा में बात करने वालों से भी हिसाब चुकता करेगा समय। वो भले पुतिन का रसिया हो चाहे हिंदुस्तान का रंग रसिया हो। वाह। आप सब लोगों को मैं अभिवादन करता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और खूब मजे से आप सुन लगे। इधर थोड़ा मस्ती हा हुल्लड़ है। इन लोगों की उम्र में आ जाओगे तो आप लोग भी ऐसे हो जाओगे। प्यार मोहब्बत की बातों पे बड़े उछल उछल के दांत दे रहे हैं। देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। वाह 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 वाह। हाँ, देश में हालात जिस तरह के हैं, नौजवानों को थोड़ा गंभीरता से उस पर विचार करना चाहिए। ये संजीदगी का समय है, गंभीरता से उन चीजों के बारे में सोचें। इस देश में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ विचार की समस्या, आइडियोलॉजी की। विकास का एजेंडा कहकर के आए थे और कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए। वाह। आप लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस दिन महाआघाड़ी की सरकार बनी और मैंने उद्धव ठाकरे जी के तेवर देखे, उस दिन भोपाल के कवि सम्मेलन में कहा था कि अब की बार चौकीदार को थानेदार मिल गया। वाह। तो जिस विपरीत परिस्थिति में है, मिलजुल करके कोई काम करेंगे तो हर चीज का हल है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हम वनमानु से मानव बने हैं तो मानव से महामानव भी बनेंगे। समय आता जाता रहता है, विचार का संकट है। राजनीति के लोग भी यहाँ बैठे हैं। अभी तो पिछले दिनों एक मैं कवि सम्मेलन में था, सामने एक विधायक बैठे थे, मुझे पता नहीं किस पार्टी के। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, साहब कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं, बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। वाह। हाँ, पता नहीं लग रहा है कौन किस पार्टी से किधर कुछ जा रहा है। ये संकट है इस देश में, और कोई संकट नहीं है। भाई 40% वोटों से जीते हैं, 60 तो विपक्ष में है। इसलिए वो एकता और जो मेल मिलाप का है वो असली संकट है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है अपने आप को, उसके बावजूद कांग्रेस में तोड़फोड़ करती रहती है। इसी तरह से अगर कांग्रेस में तोड़फोड़ करती रही भारतीय जनता पार्टी, तो हो सकता है 2024 में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो हाथ के पंजे में कमल का फूल। और ये थोड़े समय की बात है। ये नेताओं की आना जाना, ये वो सब तोड़ा फोड़ी। इंडिया इतना डिजिटल हो जाएगा कि ये तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो हमको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। और पुराने नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। वाह। ये विचार का संकट जिस दिन मिट जाएगा, उस दिन देश सही पटरी पे आ जाएगा। मेरी इमेज लोगों ने बना रखी है मोदी विरोधी की, जबकि ऐसा है नहीं। हम तो जैसा समाज में दिखता है, कवि और शायर वैसा लिखता है। स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। और जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर हो या कमजोर किया जाए, तो उसकी भूमिका का निर्वहन ये कवि और शायर लोग करते हैं। हम तो उस ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। सही बात। हाँ, और जिस तरह के हालात हैं उससे ज्यादा बिगाड़े जा रहे हैं। आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप उसमें उलझ जाते हो। मैं होमवर्क लेता नहीं। जब भी कोई बात हो हंस करके टाल दो, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अभी एक ने मुझे फोन किया, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आते ही,
बोले जीत गया योगी। मैंने कहा इस बात की दिक्कत तो मोदी जी को होनी चाहिए। वाह, चीजों को बारीकी से समझो आप। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो मोदी जी की पार्टी को बढ़त मिल रही थी। मेरे पास गुजरात से एक फोन आया, मैं होमवर्क लेता नहीं, जो होमवर्क ले लेते हैं वो उलझ जाते हैं। उसने मुझसे कहा, बोलो फिर जीत रहे हैं मोदी जी, और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा जी हाल चाल ठीक है और सुनाने के पैसे लेते हैं। वाह, बोलो फिर जीत रहे हैं मोदी जी। मैंने कहा अच्छा है, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। अरे बहुत अच्छा संपत भाई, वाह 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 वाह। होमवर्क मत लो, चीजें अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएंगी। समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं गद्य पढ़ता हूं, जैसा बताया, नस्र जिसको कहते हैं। ये तो रहने दो भाई, कोई बात नहीं। हाँ, मैं आपको कुछ ऐसा यथार्थ सुनाना चाहता हूं जो YouTube पर कम है, और आमने सामने सुनाने का मजा एक अलग होता है। दरअसल दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर समय की जरूरत है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वाह 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 वाह। ये इस समय पूरी दुनिया बाजारवाद की चपेट में है। वो चाहे अपने चुनाव हो, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, किसी को हथियार बेचना है, किसी को कुछ बेचना है। महात्मा गांधी इस बात को समझते थे। जब तक इस बाजारवाद की चीज को हम नहीं समझेंगे, तब तक इन समस्याओं का हल होने वाला नहीं। वरना एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अकलदाड़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, माताएं बहनें भी सुन रही हैं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनैन खाई, प्यार का मलेरिया उतर गया। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब, सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। यह बहुत त्याग और समर्पण का काम है। आदमी को प्यार मोहब्बत में अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा था। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि पत्नी सोए तो घर में घुसूं। और देखो, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। ये उर्दू हिंदी साहित्य का कार्यक्रम है और भारतीय भाषाओं की क्या स्थिति है। मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, तो मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी। एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे। या तो उसकी शादी हो जाती थी, या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। अरे वाह 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 वाह। आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए। मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया।
हिंदुस्तानी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, और सरकार पुलिस को ये कह देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते हैं उनको पुलिस वाले पीटते हैं। कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को, गालिब को, दाग को, मीर को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं। वाह 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 वाह। जिन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां हैं, देश की, समाज की, परिवार की, कैरियर की, दोस्तों एक निवेदन कर दूं, कोई प्यार मोहब्बत जैसी बात नहीं। ये मीडिया, सोशल मीडिया सब खेल करता है। समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती। वाह। तो जो जीवन का यथार्थ है, अभी मैं सोच रहा था 5 राज्यों के चुनाव हो गए और एक कोई नमक पे वोट दे रहा है, कोई आटे पे वोट दे रहा है। अभी हम बात कर रहे थे कि ये प्रजातंत्र कहां जाएगा। मुझे एक प्रसंग याद आता है, बड़े ध्यान से सुनना। धर्मवीर भारती का एक नाटक है अंधा युग। उसमें धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे हैं, युद्ध का 18वां दिन है, महाभारत के युद्ध का 18वां दिन नवाब साहब। और शाम का समय होने को आया और धृतराष्ट्र गांधारी इंतजार कर रहे हैं कि संजय आए तो वो सूचना लाए कि दुर्योधन मरा कि बचा। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। इतने में ही भयानक वातावरण होता है और अंधकार बढ़ता है। धर्मवीर भारती ने जो वाक्य कहा है वो देखना कितना, और आपको अच्छा लगे तो समर्थन करना। अचानक अंधकार बढ़ता है, भयावना दृश्य है नदीम भाई जी। एक प्रहरी दूसरे से कहता है कि भैया जरा देखना तो कि ये अंधकार कैसे बढ़ रहा है, इतना अंधकार क्यों फैलता जा रहा है, जरा देखना तो दूसरा प्रहरी कहता है, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। वाह। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के जब ये सारी चीजें होंगी तो ये समस्याएं आएंगी। आपको धैर्य से काम लेना है। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। हम शहर में रहते हैं, छोटे छोटे गांवों से निकल करके यहां तक आए। शहर में रह करके रूमानी चश्मे से गांव को देखना अलग बात है, और गांव में जाकर के रहना और उन समस्याओं से रूबरू होना अलग बात है। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, एक आदर्श भारतीय गांव। जी भाई। गांव और शहर में 2 अंतर हैं। गांव में जातीय कट्टरता होती है, शहर में सांप्रदायिक कट्टरता होती है। सही बात। गांव में सांप्रदायिक कट्टरता नहीं होती, सभी धर्मों के लोग मिलकर के मोहब्बत से रहते हैं। शहर में जातीय कट्टरता नहीं है। गांव के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर देखना, इसमें सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल। 2-2.5 मिनट की रचना है, उसके बाद मैं अपना स्थान लेता हूं। आपने बहुत अच्छा सुनकर के मेरी थकान उतार दी। सुनिए साहब, एक आदर्श भारतीय गांव। बाकी जो देश की स्थितियां हैं वो आप सब लोगों के सामने है। मंदी का तो यह हाल है कि लोग सेल्फी भी ग्रुप में लेते हैं। वाह। हाँ, सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास की सोच रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही है। 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकारें 70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। वाह 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 वाह। पहली पंक्ति से पकड़ना। इसमें एक शब्द आएगा निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब होता है चुना हुआ, जिसको हम चुनते हैं। एक आदर्श भारतीय गांव। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। अरे वाह 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 वाह। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 50 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव चौधरी ने, पटेल ने, सेठ जी ने, ठाकुर साहब ये बसाते थे। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। और उस शब्द का आनंद लेना, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। अरे वाह। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी।
उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहां डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वही लोग घर बैठे दे जाते हैं। और आज की शाम इस पवित्र मंच पर इससे तीखा व्यंग मैं कह नहीं सकता। जो अगली पंक्ति कहने जा रहा हूं समझ में आ जाए तो ताली बजाना, समझ में अगर कम आए तो आप मेरी हिम्मत की दाद देना। असली स्वच्छ भारत अभियान की कहां जरूरत है, व्यंग तक पहुंचे। कहते हैं यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। अरे वाह 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 वाह। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, तीनों मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। अरे वाह। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते, और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, टूरिस्ट पैलेस, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। ये गांव के टूरिस्ट पैलेस हैं। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, फिर आपकी मोहब्बत मांगता हूं। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती, और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। और फिर एक शब्द का आनंद लें, उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद हैं कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े। वाह वाह। और सबसे मार्मिक बंद देखें, 5 शमशान घाटों से खुद सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। एक दफा कई जाति के लोगों ने अपना एक शव, डेड बॉडी, अपना एक शव गफलत में खै जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि खै जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा। अरे वाह वाह। और उनसे बदला ले लिया, और उसे कई जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और तालियां तो अब उठेंगी आपकी। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। अरे वाह वाह। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। मेरा मानना है कि जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल हो, वहां क्या अच्छे दिन आएंगे। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यो ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस मंदिर का निर्माण करवाया। घरों में 2 चीजें सबके यहां फाइनेंसित हैं, लोन, किस्तों पर, मोटरसाइकिल और टेलीविजन।
मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव जा सके। वाह 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 वाह। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे B.R. चोपड़ा बताते हैं। अरे वाह 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 वाह। और आज की सांप्रदायिक सद्भाव और मोहब्बत के नाम, मैं इसका समापन कर रहा हूं। गांव के आदमी का धैर्य देखिए, उसकी मोहब्बत देखिए, उसका मेल मिलाप और सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए। तालियों से विदा करना। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति, मजाक का भाव लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे गए जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गए इकबाल मियां। पूछ बैठे चरणदास जी, ये जूते कहां से मार लाए? मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे, समापन पर तालियों से विदा करना। एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से इकबाल मियां की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्लाकर कहा, पेड़ से तोड़े हैं? इकबाल मियां बोले, महाराज कच्चे तोड़ लिए। अरे वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, आप संपत सरल साहब का की खूबसूरत गुफ्तगू, उनकी नस्र और उसमें जितने भी मिज़ा और तंज के पहलू थे उन सब से महजूज हो रहे थे और आपने उन्हें भरपूर पजीराई के साथ रुखसत किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।